5 अक्टूबर की आधी रात गुजर चुकी थी। कैलेंडर बदल चुका था। अब 6 अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन गांधी विहार के लोगों को नहीं पता था कि यह सुबह एक सनसनी लेकर आने वाली है। रात करीब 3 बजे का वक्त था। ई ब्लॉक के फ्लैट नंबर 60 के सामने रहने वाले एक व्यक्ति नींद से जागे। बाथरूम की खिड़की से बाहर झांकते ही उनकी नजर चौथी मंजिल पर पड़ी। वहां से आसमान की ओर ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थीं। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गली में अफरा तफरी फैल गई। नीचे के फ्लैटों में रहने वाले लोग भी जाग चुके थे। सबकी नजरें चौथी मंजिल के उसी फ्लैट पर टिकी थीं, जहां आग बेकाबू होती जा रही थी। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी थी। करीब 15 से 20 मिनट बाद दमकल की गाड़ियों की आवाज इलाके में गूंजने लगी। दमकल की गाड़ियां अभी मौके के पास ही पहुंची थीं कि अचानक चौथी मंजिल के उसी फ्लैट में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आग और ज्यादा भड़क उठी। लपटें अब और ऊंची हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आग पूरे आसमान को निगल लेने वाली हो। भीड़ को लगने लगा था कि कमरे के अंदर रखा सिलेंडर फट गया है। आसपास के लोग उस फ्लैट के बारे में बातें करने लगे। सबको इतना पता था कि वहां एक युवक रहता था। नाम था राकेश मेहरा, एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। लोगों को याद आया कि वह अक्सर शांत और गंभीर नजर आता था। कई लोगों ने उसके साथ एक युवती को भी आते जाते देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लड़की किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। इसी बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थीं। दमकल कर्मी तेजी से गाड़ियों से उतरे। पाइपों के जरिए तेज प्रेशर से पानी फेंका जाने लगा। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। तभी तीमारपुर थाने की पुलिस वैन भी वहां पहुंच गई। पुलिस टीम मौके की स्थिति को ध्यान से देखने लगी। आग बुझने के बाद दमकल कर्मी अपने इंचार्ज के साथ चौथी मंजिल पर पहुंचे। वहां का दृश्य बेहद भयावह था। कमरे के अंदर एक युवक का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हालत में पड़ा था। शरीर के टुकड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। सिलेंडर के धमाके ने कमरे के सामान को भी चारों तरफ उड़ा दिया था। कमरे के अंदर मानव मांस की तेज और सड़ांध भरी गंध फैली हुई थी। यह साफ था कि यह सिर्फ आग नहीं थी, यह एक ऐसी मौत थी जो हर किसी को झकझोर देने वाली थी। कमरे के अंदर पानी काफी भर चुका था। दमकल कर्मियों के द्वारा डाला गया पानी धीरे धीरे नाली के पाइप से बाहर निकल रहा था। कमरे में कोई भी सामान अपनी सही जगह पर नहीं था। हर चीज उलट पलट हो चुकी थी। पहली नजर में ही यह साफ समझ आ रहा था कि आग बहुत तेजी से फैली थी। आग लगने के बाद कुछ ही समय में पूरा कमरा लपटों की चपेट में आ गया था। इसके बाद सिलेंडर फटा। धमाका इतना जोर था कि कमरे के अंदर मौजूद युवक बच ही नहीं सका। संभावना यही लग रही थी कि वह युवक सोया हुआ रहा होगा। उसे खतरे का अंदाजा समय पर नहीं हुआ, या फिर धुएं की वजह से वह बेहोश हो गया होगा और फिर सिलेंडर के धमाके ने उसके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए। मंजर बेहद डरावना था। कुछ ही देर में दमकल कर्मी अपने इंचार्ज के साथ नीचे लौट आए। इसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी शुरू हो गई। थोड़ी देर में एसएचओ प्रवीण कुमार, एसआई मोहित उज्जवल और एसआई दीपक शर्मा के साथ चौथी मंजिल पर पहुंचे। जैसे वे कमरे के अंदर गए, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में फैली मानव मांस की तेज दुर्गंध से उबकाई आने लगी। फिर भी मुंह पर रुमाल बांधकर उन्होंने पूरे कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। यह तय कर पाना मुश्किल था कि युवक की मौत आग से हुई थी या धुएं में दम घुटने से, लेकिन एक बात साफ थी, मौत के बाद सिलेंडर के फटने से शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। कमरे में अधजला कंप्यूटर, किताबें, कॉपी और खाने पीने का सामान चारों तरफ बिखरा था। अटैच किचन भी बुरी तरह नष्ट हो चुका था। यह सब एक हादसे जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो आगे चलकर इस कहानी की दिशा बदलने वाली थीं। कमरे की हालत देखकर यह साफ हो गया था कि यहाँ रहने वाला युवक एक पढ़ने वाला स्टूडेंट था। अब अगला कदम उसकी पहचान और परिवार को सूचना देना था। पुलिस ने मकान मालिक से जानकारी जुटाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी। साथ ही फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुला लिया गया। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने इस पूरी घटना की जानकारी नॉर्थ जिले के
वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी। उन्हें साफ निर्देश मिले, सबसे पहले लाश की शिनाख्त कराई जाए, परिजनों को सूचना दी जाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए हिंदू राव अस्पताल भिजवाया जाए। करीब आधे घंटे के भीतर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने पूरे कमरे की बारीकी से जांच की, हर कोने से साक्ष्य जुटाए गए। कमरे में बिखरे शव के सभी हिस्सों को सावधानी से समेटा गया। इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए हिंदू राव अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया। सुबह होते होते एक और अहम जानकारी सामने आ चुकी थी। इस कमरे में रहने वाले युवक का नाम राकेश मीणा था। वह यहाँ किराए पर रह रहा था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। एक होनहार छात्र जो अपने सपनों के साथ दिल्ली आया था, लेकिन अब वो एक रहस्यमयी आग की घटना का शिकार बन चुका था। मकान मालिक और आस पड़ोस से पूछताछ की गई, तब एक अहम जानकारी सामने आई। रामकेश मीणा के साथ पिछले कुछ महीनों से अमृता नाम की एक युवती इसी कमरे में रहती थी। दोनों के रिश्तों को लेकर कोई साफ तौर पर कुछ नहीं बता सका। बस इतना पता चला कि अमृता फॉरेंसिक साइंस में बीएससी कर चुकी थी। इन दिनों वो फॉरेंसिक साइंस में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। पिछले 2 से 3 दिनों से वो कमरे में नजर नहीं आई थी। लोगों का अंदाजा था कि शायद वो अपने घर गई होगी। आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप आम बात मानी जाती है। इसी वजह से पुलिस ने इस पहलू को शुरुआत में ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रामकेश मीणा मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था। उसके परिवार में माँ, पिता और एक भाई था। घटना की सूचना परिजनों को भेज दी गई। कागजी कार्रवाई पूरी कर सुबह होते होते तिमारपुर थाने की पुलिस टीम वापस लौट आई। सुबह का समय था। थाने में दिन की शुरुआत सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर में एक फोन कॉल ने इस पूरे मामले की दिशा बदल कर रख दी। फॉरेंसिक टीम की प्रारंभिक जांच शुरू हो चुकी थी और उनकी रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला निष्कर्ष था। ये महज एक हादसा नहीं था, बल्कि रामकेश मीणा की मौत पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। यहीं से यह मामला दुर्घटना नहीं, बल्कि एक साजिश की कहानी बनने लगा। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार फॉरेंसिक टीम की बात सुनकर हैरान रह गए। फॉरेंसिक जांच में एक अहम संकेत सामने आया था। टीम का साफ मानना था कि यह मामला सिर्फ आग लगने का नहीं था, यह एक सोची समझी हत्या थी। सबसे बड़ा शक सिलेंडर को लेकर था। जो सिलेंडर किचन में गैस चूल्हे से जुड़ा होना चाहिए था, वो किचन से लगे रहने वाले कमरे में मिला था। यहीं से पूरी कहानी अजीब लगने लगी। अगर सिलेंडर चाय या खाना बनाने के लिए कमरे में लाया गया होता तो गैस चूल्हा भी साथ होना चाहिए था, लेकिन चूल्हा किचन में ही मौजूद था। इस एक बात ने पूरे केस की दिशा बदल दी। अब साफ हो चुका था कि सिलेंडर वहां जानबूझकर रखा गया था। फॉरेंसिक टीम को यही शक था कि पहले युवक को बेहोश किया गया या उसकी हत्या की गई और उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट कर पूरे मामले को एक हादसा दिखाने की कोशिश की गई। जब यह शक पुलिस टीम के सामने आया तो हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ने लगी। अब यह मामला दुर्घटना नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश बन चुका था। फॉरेंसिक टीम की बात इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को पूरी तरह सही लगी। उन्होंने तुरंत डीसीपी राजा भाटिया से संपर्क किया। फॉरेंसिक इंचार्ज श्री भट्ट के संदेह पूरे विस्तार से उन्हें बताए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी राजा भाटिया ने दोबारा जांच की इजाजत दे दी। इतना ही नहीं, इस केस के लिए उनके सुपरविजन में एक विशेष टीम तैयार कर दी गई। टीम की कमान तिमारपुर थाने के एसएचओ प्रवीण कुमार के पास थी। उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर पंकज तोमर, एसआई दीपक शर्मा, एसआई मोहित उज्जवल, हेड कांस्टेबल राहुल और रामरूप, कांस्टेबल टिंकू यादव और मनोज और महिला कांस्टेबल रजनी को टीम में शामिल किया गया। यह पूरी टीम एसीपी शशिकांत गौड़ के निर्देशों पर काम कर रही थी। टीम ने दोबारा घटना स्थल पर पहुंचकर हर कोने की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम का शक सही साबित होता नजर आने लगा। सिलेंडर कमरे के अंदर ब्लास्ट हुआ था। उसके टुकड़े पूरे कमरे में फैले हुए थे। ब्लास्ट की वजह से कमरे की दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा था। कई जगहों से प्लास्टर उखड़ चुका था। टीम ने किचन का निरीक्षण किया। वहां गैस चूल्हा अव्यवस्थित हालत में पड़ा था। चूल्हे के पाइप से रबड़ की नली लगी थी, लेकिन रेगुलेटर निकाला हुआ था। रेगुलेटर कमरे के अंदर सिलेंडर के मुंह पर लगा मिला। ब्लास्ट के बाद सिलेंडर का मुंह वाला हिस्सा एक कोने में पड़ा हुआ था। अब यह साफ हो चुका था कि सिलेंडर को जानबूझकर कमरे में लाया गया था और यह आग किसी हादसे का नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा थी। जांच के दौरान कमरे में केरोसिन
और शराब की तेज गंध महसूस हुई। बेड पर कोर्स की कुछ किताबें अधजली हालत में पड़ी थीं। कई किताबें कमरे में इधर उधर फैली हुई थीं। यह साफ संकेत था कि आग अपने आप नहीं लगी थी। कमरे का मुआयना करने के बाद पुलिस टीम ने इस जगह को क्राइम सीन मान लिया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि युवक की पहले हत्या की गई और उसके बाद आग लगाकर सिलेंडर छोड़ दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, आग फैलने पर सिलेंडर गर्म हो और ब्लास्ट हो जाए, ताकि पूरा मामला एक हादसा लगे। युवक का शरीर पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। इस हालत में पोस्टमार्टम से भी पूरी सच्चाई सामने आना मुश्किल था। हर चीज पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। अब अगला सवाल यह था कि घटना से पहले उस कमरे में कौन कौन आया था। इसका जवाब सीसीटीवी फुटेज में छिपा हो सकता था। पुलिस टीम बाहर निकली और आसपास सीसीटीवी कैमरों की तलाश शुरू की। गली में बिजली के एक पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगा मिला। जब उसकी फुटेज चेक की गई तो इस 60 फ्लैट की चौथी मंजिल की रिकॉर्डिंग सामने आई। 5 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे 2 लोग चौथी मंजिल पर अंदर जाते दिखे। इसके ठीक 39 मिनट बाद रात 9:09 पर एक युवक मुंह ढककर बाहर निकलता दिखाई दिया। इसके बाद 6 अक्टूबर की रात करीब 2:57 पर 2 और युवक कमरे से बाहर निकलते नजर आए। दोनों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। इनमें से एक व्यक्ति की चाल और शरीर की बनावट लड़की जैसी लग रही थी। इसके कुछ ही देर बाद कमरे से आग की लपटें निकलती दिखाई देने लगी। अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो चुकी थी। 5 अक्टूबर की रात इस 60 फ्लैट की चौथी मंजिल पर 3 लोग दाखिल हुए थे और बाकी 2 आग लगने से कुछ ही मिनट पहले मुंह ढककर कमरे से बाहर निकले। यह कोई हादसा नहीं था, ये एक पहले से रची गई साजिश थी और उसी साजिश के तहत युवक रामकेश मीणा की हत्या की गई थी। जांच में यह भी साफ हो चुका था कि रामकेश के साथ पिछले 3-4 महीनों से अमृता चौहान नाम की युवती रह रही थी, लेकिन घटना से करीब 3 दिन पहले अमृता अचानक वहां से गायब हो गई थी और वापस कभी नहीं लौटी। यहीं से पुलिस का शक सीधे अमृता पर गहराने लगा। मकान मालिक से उसका नंबर मिल गया। जांच में यह भी पता चला कि अमृता उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की पीतल नगरी की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम राजवीर सिंह बताया गया। पुलिस ने जब अमृता का मोबाइल नंबर मिलाया तो फोन बंद मिला। इसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो 5 अक्टूबर की रात अमृता की आखिरी लोकेशन इस 60 फ्लैट के आसपास ही मिली। अब अमृता पूरी तरह से संदेह के घेरे में आ चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर पंकज तोमर को वादी बनाकर यह केस धारा 287 और 106(1) बीएनएस के तहत दर्ज कर लिया गया। इसी दौरान दोपहर में रामकेश के माता पिता रोते बिलखते हुए राजस्थान से दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने साफ कहा कि उनका बेटा साहसी और निडर था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता था। उनका आरोप था कि उनके बेटे की हत्या की गई है और इसमें उस लड़की का हाथ हो सकता है जो उसके साथ रह रही थी। अब पुलिस का पूरा फोकस अमृता पर केंद्रित हो गया। उसे हिरासत में लेने के लिए एक पुलिस टीम मुरादाबाद भेजी गई। अमृता के घर और रिश्तेदारों के यहाँ छापे मारे गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर सूचना मिली कि वो दिल्ली के छतरपुर इलाके में छिपी हुई है। वहां भी छापा मारा गया, लेकिन अमृता कुछ समय पहले ही वहां से फरार हो चुकी थी। पुलिस लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका मोबाइल फोन लगातार बंद रहा। आखिरकार 18 अक्टूबर को पुलिस ने मुरादाबाद से अमृता को गिरफ्तार कर लिया और उसे दिल्ली लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में अमृता टूट गई। उसने स्वीकार किया कि रामकेश मीणा की हत्या में उसका हाथ था। उसने बताया कि इस हत्या के लिए उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप की मदद ली थी। सुमित कश्यप मुरादाबाद के वाल्मीकि बस्ती बंगला गांव का रहने वाला था, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। सीसीटीवी फुटेज में इस 60 फ्लैट की चौथी मंजिल से 3 लोग मुंह ढककर बाहर निकलते दिखे थे। इसमें तीसरा व्यक्ति कौन था और उन तीनों में अमृता किस भूमिका में थी? यहीं से इस केस की सबसे चौंकाने वाली परत खुलने वाली थी। जांच में यह भी साफ हो गया कि तीसरा युवक संदीप था। संदीप को सुमित कश्यप ने मुरादाबाद से खास तौर पर बुलाया था। रामकेश की हत्या होते ही संदीप मुंह ढककर वहां से निकल गया। इसके बाद रात ठीक 2:57 पर अमृता और सुमित ने कमरे में आग लगाई। आग लगाने के बाद दोनों मुंह ढककर फ्लैट से बाहर निकल गए। खुद को छिपाने के लिए अमृता ने रामकेश की जैकेट पहन रखी थी। पूछताछ में अमृता ने बताया
कि वो फॉरेंसिक साइंस में बीएससी कर चुकी थी। मई महीने में उसकी मुलाकात रामकेश मीणा से हुई थी। रामकेश मिलनसार स्वभाव का था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। रामकेश द्वारका के एक कॉलेज से बीटेक कर चुका था। इन दिनों वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था आईएएस बनना। अमृता ने फॉरेंसिक साइंस में कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था। साथ रहते हुए दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसी दौरान रामकेश ने अंतरंग पलों के वीडियो बना लिए। जब अमृता को इस बात का पता चला तो उसने बार बार उन वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन रामकेश ने ना तो वीडियो डिलीट किए और ना ही हार्ड डिस्क लौटाई। यहीं से अमृता के मन में डर और गुस्सा भरता चला गया। आखिरकार वो अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप से मिली। सुमित मुरादाबाद में गैस एजेंसी चलाता था। उसने भरोसा दिलाया कि वो किसी भी तरह हार्ड डिस्क रामकेश से दिलवा देगा। अमृता को किसी भी कीमत पर अपने वीडियो चाहिए थे। उसने यह तक ठान लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो रामकेश की हत्या भी करनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई के कारण उसे यह अच्छी तरह मालूम था कि हत्या को हादसा कैसे दिखाया जाता है। उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्राइम वेब सीरीज देखी और फिर पूरी प्लानिंग के साथ 5 अक्टूबर को सुमित कश्यप के साथ रामकेश के कमरे में पहुंची। उस वक्त संदीप भी उन दोनों के साथ था और यहीं से एक होनहार छात्र की जिंदगी का अंत लिख दिया गया। सुमित और संदीप ने पहले रामकेश को डराया और धमकाया। उसके बाद मारपीट भी की गई, लेकिन जब रामकेश हार्ड डिस्क देने को तैयार नहीं हुआ तो सुमित ने उसका गला घोंट दिया। यह सब देखकर संदीप घबरा गया और मौके से भाग निकला। इसके बाद सुमित और मैंने रामकेश की लाश को पलंग पर लिटा दिया। लाश पर तेल डाला गया, केरोसिन डाला गया, घी और शराब भी डाली गई। रामकेश की यूपीएससी की किताबें भी लाश के ऊपर फेंक दी गईं ताकि आग तेजी से फैले। फिर सुमित किचन से गैस सिलेंडर निकाल लाया। उसने रेगुलेटर थोड़ा सा खोल दिया ताकि कमरे में गैस रिसती रहे। इसके बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। दरवाजे पर लगी जाली को काटा गया, बाहर से हाथ अंदर डाला गया और कुंडी अंदर से बंद कर दी गई। मकसद साफ था, पुलिस को यह लगे कि रामकेश ने खुद कमरे को अंदर से बंद किया था। इसके बाद बाहर से ही माचिस की तीली जलाकर कमरे के अंदर फेंकी गई। फिर हम दोनों मुंह ढककर वहां से भाग निकले। डीसीपी राजा बाटिया काफी देर से अमृता का बयान सुन रहे थे। उन्होंने सवाल किया, जिस हार्ड डिस्क के लिए तुमने यह जुर्म किया क्या वो मिल गई? अमृता ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ सर, मैंने कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल ली थी। रामकेश के ट्रॉली बैग से उसके दोनों मोबाइल फोन भी उठा लिए थे। मुझे लग रहा था कि पुलिस इसे एक हादसा ही मानेगी, लेकिन इतनी प्लानिंग के बावजूद मैं फंस गई। इस पर इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार बोले, अमृता, तुम्हारी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई अभी अधूरी थी। तुमने अपना करियर तो बर्बाद किया ही, साथ ही सुमित और संदीप की जिंदगी पर भी कालिख पोत दी। वे दोनों मेहनत से एसएससी की तैयारी कर रहे थे और ग्रेजुएशन कर चुके थे। अमृता के बताए गए पते पर पुलिस ने छापेमारी की। 21 अक्टूबर को मुरादाबाद से सुमित कश्यप को गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र 27 साल की थी। 23 अक्टूबर को 23 वर्षीय संदीप भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अमृता से रामकेश का ट्रॉली बैग बरामद किया गया, उसकी शर्ट जब्त की गई और दोनों मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए गए। तीनों आरोपियों को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इधर अपने होनहार बेटे को खोने का असहनीय दर्द लेकर रामकेश के माता पिता ने उसका अंतिम संस्कार किया। भारी मन से वे राजस्थान लौट गए। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।